विद्यार्थी जीवन, कभी कहा जाता है यही असली मौज मस्ती का समय है, और कभी कहा जाता है कि यही समय है जब व्यक्ति अपना करियर बनाता है। परंतु सच क्या है? क्या विद्यार्थी जीवन सिर्फ कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरियों की होड़ एवं परीक्षा हॉलों में कैद रह जाता है, या फिर वह दौर है जहां जीवन में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के निर्माण करता है, एक सच्चा नागरिक बनता है, नेता बनता है एवं आंदोलनों को खड़ा करता है? ये वही दौर है जहां व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़ता है। आज इन्हीं सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं श्री अमित कुमार जी। आज अमित भैया के माध्यम से हम जानेंगे कि इनके नजरिए में क्या विद्यार्थी जीवन में आनंदमय और संघर्ष एक साथ हो सकता है, सार्थकता भी हो सकती है और किताबों तक चिंता न रह सकता है। आज हम जानेंगे। भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। भैया, जब हम विद्यार्थी जीवन की बात करते हैं तब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि विद्यार्थी जीवन को स्वर्ण काल कहा जाता है, परंतु जब विद्यार्थी संगठनकर्ता के रूप में अपने दायित्वों को पाता है तब वही स्वर्ण काल संघर्ष काल में परिवर्तित हो जाता है। इस पे आपके क्या विचार है? आपके इस प्रोग्राम का मैं बहुत सारा साधुवाद और आपको अभिनंदन करता हूं शाश्वत जी, कि ये विषय और इस प्रकार के कार्यक्रम ये समाज जगत में, युवा जगत में, और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एक जगत और मैं जोड़ना चाहूंगा इस समय में, जिसको कहते हैं परिवार जगत, जिसके कारण हमारा भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। हम कहते हैं ना कि ये सारी जो वसुंधरा है वो मेरा परिवार है। और ऐसे काल में, और आपने जिस विषय की बात की है, मैं उस विषय का पूरा एक बार परिचय भी आपको बता देता हूं कि विद्यार्थी परिषद ने एक लंबे समय से जो अनवरत, जिसको कहते हैं कि अविचल बहने वाली गंगा, उसके रूप में जो इस समाज जगत, शैक्षणिक जगत में जो अपना आज स्तंभ खड़ा किया है, जिसको हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन कहते हैं। और आपने एक शब्द कहा कि क्या आनंदमय जीवन से वो आनंद का पल संघर्ष का काल होता है क्या? तो विद्यार्थी परिषद का एक ही कहना है कि संघर्ष में भी जिसने आनंद पाया वो विद्यार्थी है। और अनवरत काम करते 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 कठिनाइयां आती है। उन कठिनाइयों के बाद सिर्फ सफलता पाने से नहीं, और सफलता और सार्थकता की दोनों अलग बात होती है। पहली बात तो मैं आपको सफलता एक लघु समय के लिए पाया गया अचीवमेंट भी हम कह सकते हैं, परंतु जहां सार्थकता की बात करते हैं वो सार्थकता आजीवन होनी चाहिए, जिसको कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि रामायण के ही उदाहरण से मैं इस विषय का शुरुआत करता हूं। आनंद तो एक अलग विषय, परंतु अभी हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो सफलता और सार्थकता है। तो पहले तो यही समझ में आना चाहिए आपके श्रोताओं को कि सफलता और सार्थकता का मीनिंग विद्यार्थी परिषद की आनंदमय सार्थक विद्यार्थी जीवन के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं हमारे युवाओं को। सफलता, रावण जो है मां जानकी को ले जाने में सफल हुआ लंका में, वो सफलता कहलाएगी। पर क्या वो सफलता उसके आजीवन रही क्या? परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने संघर्ष को पाते हुए, संघर्ष को करते हुए, संघर्षरत रहते हुए जाकर के उस आतताई रावण का, जिसने अधर्म का मार्ग चुना जी, हो सकता है सफलता धर्म और अधर्म कुछ नहीं देखती, सफलता सफलता होती है जी। और भगवान श्री राम ने मां जानकी को उससे युद्ध करके फिर वापस अपनी पत्नी को लाना। और ये जब भी पूरे प्रसंग की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि भगवान राम ने जो किया वो सार्थकता है, और जो रावण ने करने की कोशिश की वो क्षणिक सफलता हो सकती है। पर मैं सफलता को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण कह रहा हूं जी। और इसी प्रकार से जब आनंदमय सार्थक विद्यार्थी जीवन की बात करें, सिर्फ मार्कशीट में अंक पाने से आप जीवन की सार्थकता पूरी नहीं कर सकता एक विद्यार्थी जी। सार्थकता के बहुत सारे और सफलता के बहुत सारे हम उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो मेरी दृष्टि में तो सबसे पहले सार्थकता और सफलता का एक छोटा सा उदाहरण यही हम कह सकते हैं। दूसरी एक जो बात मैं आनंदमय सार्थक विद्यार्थी जीवन के रूप में बताना चाहता हूं, ये कोई नया विषय नहीं है।
विद्यार्थी परिषद ने इस पुराने विषय को इनिशिएटिव किया। ये भारत का विषय है जी। और यदि मैं वर्तमान के कैंपसेस को देख करके बात करूं तो हमने शिक्षा के मंदिर की 2 प्रतिमूर्ति कही, तो जिसमें एक मूर्ति होती है प्राध्यापक शिक्षक जी, दूसरी मूर्ति होती है शिक्षार्थी। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि जो प्राध्यापक और शिक्षक होते हैं, ये इनका जो स्थान है, हमने फिर कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, यानी ईश्वर के बाद जिनको हम सबसे ज्यादा मानते हैं और जिन्हें समाज में विद्यार्थियों के जीवन या युवाओं के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको सृजन की प्रक्रिया का सबसे पहला मिस्त्री भी कह सकते हैं जी, इतने सारे अधिकार उस प्राध्यापक शिक्षक के पास है, तो क्या वर्तमान समय में मेरा प्रश्न है, वो प्रश्न क्या, मेरी हमेशा विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैंने हर एक कैंपस में खोजने की एक प्रक्रिया भी रखी है कि क्या वो शिक्षक, क्या वो प्राध्यापक, जो उनका काम था, जैसे एक डॉक्टर का काम है एक मरीज की सेवा करना, उसकी चिकित्सा करना जी, एक अधिवक्ता का काम है कि वो अपनी वकालत करे, उसके माध्यम से अपने जो उसने जीवन में सीखा है उसको समाज के लिए अर्पण करे। सही बात। तो मुझे भी लगता है कि शिक्षक का काम है सिर्फ पढ़ाना नहीं, सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करना नहीं, तो विद्यार्थियों के अंदर संस्कार, विद्यार्थियों के अंदर नई सृजन की गति, उसकी नई सृजन की मति और उसकी जीवन दृष्टि तीनों देना, ये काम गुरु का है। और जब ये एक सार्थकता भरी रूप में, सफलता नहीं, सार्थकता भरा रूप कैंपस के अंदर जब हमको देखने के लिए मिलेगा, तो तब मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद का आनंदमयी सार्थक जीवन का पहला पहलू आधार स्तंभ के रूप में खड़ा हो जाएगा। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं कि दूसरा कौन, विद्यार्थी। विद्यार्थी वो हो जो समाज के लिए खड़ा हो। मैं अधिकतर अपने कार्यकर्ताओं से मजाक में और हास्यास्पद रूप से ये बात भी करता हूं कि यदि किसी को एक बड़े दायित्व पे IAS IPS कलेक्टर्स या SP भी बनना हो या कोई बड़ा उच्च पद भी पाना हो, तो वो मंगल ग्रह पे नहीं बैठ जाएगा जी। अंततः उसका लक्ष्य क्या होता है, समाज की सेवा करना। आपके पास उस दायित्व में, उस पद पर आने के बाद आपके पास वो पावर्स होती है कि आप दूसरों की चाहते हैं तो आप स्वयं से मदद कर सकते हैं। पर क्या ये वर्तमान कैंपसों में आज विद्यार्थी का स्वभाव, शिक्षक और शिक्षार्थी का एक कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि वो आत्मीयता, वो वात्सल्यता, वो सीखने की दृष्टि, वो परिवार का भाव। उदाहरण के रूप में हम यदि गुरुकुल पद्धति की बात करते हैं कि जब गुरु यदि कुछ कठोर दंड या कठोर शिक्षा के रूप में विद्यार्थी को डांटते थे या समझाते थे, तो उसी गुरुकुल के अंदर एक गुरु माँ भी होती थी जो उसको आत्मीयता के साथ उसको संभालने का काम करती थी जी। और आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हम देखें तो उसमें मेंटर की बात कही गई है। वो मेंटर से यानी पालक। और मैंने कहीं सुन रखा था कि गुंग और रू का अर्थ, तो गु का अर्थ होता है प्रकाश और रू का अर्थ है उस अंधकार से बाहर की ओर लेके आने वाला। तो ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके जाने वाला वो गुरु कहलाता है। तो गुरु को मैंने जैसे आपको बताया कि एक किसी भी विद्यार्थी के जीवन को तराशने का वो प्रथम शिल्पी कहलाता है। तो माँ के रूप में भी एक हमारे जो भारतीय संस्कृति की पद्धति है कि माँ के रूप में वो शुरुआत हो जाती है जी। और यही एक जो एक संवाद था, एक संबंध था, और उसके माध्यम से देश के लिए जीने वाला, राष्ट्र के लिए कुछ करने वाला ऐसा विद्यार्थी कार्यकर्ता उस कैंपस से निकले, मुझे लगता है तो सार्थकता के साथ ये हमारी एक सोच है। तो ये कोई नया विषय नहीं है। विद्यार्थी परिषद ने उसको इस नई तकनीकी के 21वीं सदी के इस समय में उसको एक नाम दिया कि आपका जीवन सिर्फ हैप्पीनेस ही नहीं, आपका जीवन सिर्फ सक्सेस ही नहीं, साथ में मीनिंगफुल भी है। मुझे लगता है कि आनंदमय सार्थक विद्यार्थी जीवन एक विषय है। छात्रों के विषय में जब उनके सार्थकताओं की हम बात कर रहे हैं भैया जी, तब आलोचक ये कहते हैं कि छात्र राजनीति आनंद और सार्थकता दोनों छीन लेती है। आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, आपके अनुभवों से इस आरोप को आप कितना सही और कितना गलत पाते हैं? ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का विमर्श है,
ये नरेटिव है। आलोचकों का काम है आलोचना करना, आलोचना में अच्छा बुरा क्या ये कुछ नहीं देखा जाता जी। और विमर्श उसी प्रकार के होते हैं। तो जो आपने शब्द कहा ना कि आलोचक ये कहते हैं कि छात्र राजनीति, और हम भी अपने विद्यार्थी परिषद को मैं दूसरे ढंग से कह रहा हूँ कि विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति के दलदल का हिस्सा नहीं है। ये उस दलगत राजनीति के दलदलों से ऊपर उठकर भारत के लिए जीने वाले, जी, भारत के इस राष्ट्र के लिए जीने वाले, इस मातृभूमि के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर करने वाले, और ऐसे कार्यकर्ताओं की श्रृंखला भी हमारे संगठन में बहुत लंबे समय से आई है। चाहे वो यशवंत राव केलकर जी के रूप में हो, प्राध्यापक यशवंत राव केलकर, जो हमारे संगठन के शिल्पी के रूप में भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शिक्षक कहा करते थे जब मैं पढ़ता था, तो वो जो विद्यार्थी क्लास में ज्यादा बदमाश होता था तो उसको एक कहते हैं ना टॉन्ट कसते थे। उस टॉन्ट के रूप में कहते थे कि अभी मस्ती कर लो फिर बाद में पछताओगे, जी, या अभी मेहनत कर लो अभी पढ़ाई कर लो तो बाद का जीवन ठीक रहेगा। तो आलोचकों ने गलत नहीं कहा, बोलने का मतलब गलत हो सकता है। मुझे लगता है इसके अंदर भी उनका उत्तर यही था कि संघर्ष का जीवन ही, अभाव में जीने वाला व्यक्ति ही जीवन में प्रभावशाली होता है। उसको मालूम है कि एक मैं जब विद्यार्थी काल में हूं और मैं जब मतलब कि कम सुविधाओं में भी मुझे अपने आप को प्रूफ करना है और उसके बाद भी संघर्ष करते रहना है, तो संघर्ष ही आनंद हो जाना चाहिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं तो वो विद्यार्थी या वो व्यक्ति कैसा, उसका व्यक्तित्व विकास भी कैसा। और दूसरी बात है छात्र राजनीति, तो विद्यार्थी परिषद में तो हमने कहा राजनीति नहीं राष्ट्रनीति के ऊपर बात करते हैं। जी, विद्यार्थी परिषद ने कभी भी किसी दलगत राजनीति का समर्थन नहीं किया। अब 1949 से लेकर के इस 2025 के वर्ष में भी देखिए विद्यार्थी परिषद का कोई भी कार्यकर्ता आपको किसी दलगत राजनीति का झंडा उठाते हुए नहीं दिखा होगा, क्योंकि हम अधिकतर कहते हैं हमने राजनीति का नहीं, हमने ओनली नीति का समर्थन किया। वो नीति कौन सी है? इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे एक विद्यार्थी इस देश की सृजन की भूमिका में इस समाज से कम लेते हुए, कम से कम लेते हुए और इस समाज को सर्वस्व देने का भाव रखने वाला एक ऐसा युवा कैसे खड़ा करे, उस पद्धति का, उस जीवन पद्धति का सीखने वाला और उस बातों को ध्यान में रखने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी परिषद को तो कहते भी है कि ये व्यक्ति निर्माण और कार्यकर्ता निर्माण की फैक्ट्री भी है, और दूसरा शब्द और भी कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद व्यक्ति निर्माण की पाठशाला है। और जैसा आपको बता दूं कि यहां से निकला हुआ, इस पाठशाला से निकला हुआ विद्यार्थी आज सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, देखिए कई बार ऐसे कटाक्ष आते हैं कि विद्यार्थी परिषद का फलाना ये हो सकता है, वो दिखाना हो सकता है। भाई हमने कहा कि हम व्यक्ति निर्माण करते हैं। व्यक्ति अपना जो रास्ता है, अपना जो लक्ष्य है वो स्वयं चुनता है और उसके आधार पे वो अपने आप को प्रूव करके उस जीवन में सफल हो जाता है। सफल ही नहीं, सार्थक हो जाता है। उदाहरण के लिए आज इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, आपने यदि आप जिस फील्ड से पढ़ाई कर रहे हैं इसी क्षेत्र के जानी मानी हस्ती है रजत शर्मा जी, उनके आपको एक वाक्य याद होगा कि जब वो डूसू में छात्रावास में एडमिशन के लिए गए थे, उनके पास कुछ पैसों की कमी थी, 2 रुपया था, 5 रुपया लग रहा था, तो एक विद्यार्थी आता है कहता है 5 रुपया लीजिए और इसका एडमिशन दीजिए। तो वो देखता है कि मेरा इससे कोई परिचय नहीं है, फिर भी मेरी मदद कर रहा है, क्यों? फिर जब वो एडमिशन हो जाता है तो पीछे पीछे उनसे मिलने का बात होता है, बातचीत होती है उस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से, और वो कहते हैं कि भैया आपके मैं 5 रुपए जल्दी लौटा दूंगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे लौटाने की जरूरत नहीं, पर कभी आपको ऐसा कोई विद्यार्थी परेशान दिखे आप प्लीज उसकी मदद कर देना। आखिर में वो उस देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं अरुण जेटली, और आज कुल मिला के जिसको हम न्याय संहिता का चौथा आधार स्तंभ संवाद पालिका के रूप में भी जानते हैं, आज उस शिखर पे रजत शर्मा जी का नाम। पंकज त्रिवेदी जी, बहुत सारे उनके नाट्य जीवन में भी। विद्यार्थी परिषद ने भी कहा कि विद्यार्थी सिर्फ ही सिर्फ ऐसा आवश्यक नहीं है कि सिर्फ मार्कशीट में 99% भाग लाना चाहिए, मेरा कोई उसमें कटाक्ष विरोध नहीं है, आना चाहिए, पर सिर्फ
जो एक मानसिकता हो गई कि सिर्फ अच्छे नंबर पाकर ही विद्यार्थी पढ़ा लिखा हो सकता है। हमने कहा कि जो जीवन के विभिन्न विभिन्न आयाम है, समाज जीवन की जो बहुत सारे क्षेत्र है कि जहां वो अपने आप को जाकर के प्रूव कर सकता है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर जी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर वो अपने आप को जाकर के एक अच्छा व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों बना सकता है समाज जीवन का। तो सिर्फ एक ही विषय, एक ही भेड़चाल में चलने की आवश्यकता नहीं। जीवन में, भारत में या भारत के बाहर भी समाज जीवन में बहुत सारे क्षेत्र है जहां अभी भी अच्छे लोगों की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। भैया, जब हम छात्र राजनीति की बात विशेषता कर रहे हैं, तो छात्र राजनीति में एक छात्र जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मांग कर रहा है, जब वो अपनी मांग के दौरान पुलिस की लाठियां खाता है, उसके बाद छात्र को तो परेशानियां होती हैं, मूलतः उनके परिवार वालों को भी परेशानियां होती हैं। इनमें जो वो आनंद, संघर्ष, ये सारी बातें हैं, इसमें आप कैसे सार्थकता को पाएंगे, या फिर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को मांगते हुए जब लाठियां वो खाता है तब उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आपने जो एक शब्द कहा मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अपनी मूलभूत सुविधा के लिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कभी नहीं रहेगा। व्यक्तिगत मूलभूत सुविधा कोई नहीं, संगठन के आचरण में ही है। हमने हमेशा कहा कि ये संगठन वो संगठन है जहां अपनी दमड़ी अपनी चमड़ी उपयोग कर करके आना, और जो हो सके अपने तन, मन और अंत में धन का, उसके आधार पर सेवा करना। और रही बात संघर्ष की, तो विद्यार्थी परिषद संघर्ष के मामले में कोई नया नहीं है। चाहे आप आपातकाल का दंश देखिए, उस समय भी तो कोई गलती नहीं थी। सिर्फ भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने पर ही पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। हमारे पूर्व कार्यकर्ता ऐसे भी हुए कि जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो कैंपस के बाहर खड़े थे, उस भगवा ध्वज को हाथ में लेकर और उसका विद्यार्थी परिषद का जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम सिर्फ बोलने से ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। गलती क्या थी पूछते रह गए, कुछ नहीं बताया। मेरा कसूर क्या है? कुछ नहीं। और एक विषय वो भी आता है कि माताजी का अंतिम संस्कार हुआ और उनको जाने की अनुमति है, जबकि पैरोल की संविधान में तब भी थी और आज भी एक सुविधा है कि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो वो जाकर के अंतिम दर्शन, अंतिम क्रिया कर सकता है। संघर्ष ये व्यक्तिगत भाव से नहीं। दूसरा, हमने संघर्ष कहा समाज में परिवर्तन लाने के लिए। और एक जो मैं आपको सुधार रहा हूं, फिर से मैं शब्द कह रहा हूं, अपनी मूलभूत सुविधा नहीं, कैंपस की मूलभूत सुविधा जी। परिसरों के आने वाला हर विद्यार्थी, यदि 10,000 विद्यार्थी भी उदाहरण के लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस में है, तो वो 9,999 विद्यार्थी भी मेरा अपना है जी, मेरा अपना भाई है। वो बंधुत्व का, वो आत्मीयता के कारण, क्योंकि जब मैं आपसे जुड़ता हूं तो सिर्फ बातों के माध्यम से नहीं, हृदय के माध्यम से भी। और इसीलिए कहा कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। और जब ऐसे आत्मीयता, सात्विकता या जिसको परिवार का भाव कहते जाता है, तो जब मैं कैंपस को अपना परिवार मानता हूं, शिक्षा का परिसर मेरा परिवार है, तो परिवार के अंदर रहने वाला विद्यार्थी भी मेरा अपना है। जब उसकी समस्या उसकी नहीं, तो विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बन जाती है। अभी आपने देखा होगा, न्यूज पे चल रहा है जी, विद्यार्थियों की मांग को लेकर गए और विश्वविद्यालय के बाहर लाठी डंडे हुए। साहब, संघर्ष हाथ से नहीं सह रहा है विद्यार्थी परिषद। आप दक्षिण भारत में वामपंथियों का अत्याचार देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने पर उनकी हत्या कर दी जाती थी। और मैं आपको बता दूं शाश्वत जी, जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर जाता है ना, मैं गर्व से कहता हूं मैं उस विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, तो वो उनके माता पिता के मन से आखिरी बात यही निकलता है कि मेरा बेटा मरा नहीं, देश के लिए शहीद हुआ। उस गौरव के साथ काम करने वाला कोई विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो सिर्फ ये क्या है, सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं, दृष्टियां बहुत सारी हो सकती है, सामाजिक, व्यवहारिक, धार्मिक, बहुत सारी दृष्टियां हो सकती है। व्यक्तित्व विकास की भी एक दृष्टि हो सकती है। हमने कहा हम व्यक्ति का निर्माण करेंगे, हम कार्यकर्ता निर्माण करेंगे, और कार्यकर्ता समाज जीवन में जाकर अपनी दिशा दशा के आधार पर जागृति फैलाएंगे। तो यदि उसके अंदर संघर्ष होता है, आपको मैं बता दूं, आज जो भारत का नाम भारत स्थापित किया है भारत सरकार ने, ये विद्यार्थी परिषद की सबसे पहली होती 1950 की मांग थी
कि चाइना का नाम इंग्लिश में भी, हिंदी में भी चाइना और चीन हो सकता है, फ्रांस का नाम भी इंग्लिश में फ्रांस हो सकता है, अमेरिका नाम इंग्लिश में भी अमेरिका हो सकता है, तो भारत का नाम इंडिया क्यों? संघर्ष करना रहा ना, करेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और रही बात परिवार की, तो परिवार जब देखता है कि जिसके कारण समाज के अंदर बदलाव हो रहा है, मेरा बेटा कोई क्राइम नहीं कर रहा है जी, लाठी डंडे तो हमने भी खाए, बहुत सारे संघर्ष हुए, तो सिर्फ वो संघर्ष नहीं रहता है, माता पिता की खुशी हो जाती है कि मेरे बेटे के कारण ठीक है आज संघर्ष हुआ। बंगाल में भी देखिए हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष होता ही है, फिर भी वो माता पिता को मैं धन्य प्रणाम करता हूं कि ऐसे माता पिता और ऐसे माता उनके कार्यकर्ता जो कहते हैं कि बेटा राष्ट्र के लिए कर रहे हो ना, अपने लिए नहीं, आप करो, तो भरपूर सहयोग मिलता है, भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। ये वो संगठन है, इसमें राजनीतिक दृष्टि नहीं, सामाजिक दृष्टि, उस दृष्टि से हमको सोचना चाहिए। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद राजनीति का केंद्र नहीं, राष्ट्र नीति का केंद्र बना है। भैया आपने कैंपस में बदलाव जो हो रहे हैं उनकी बात की, बदलाव की बात की। भैया जब विश्वविद्यालयों में जातीय राजनीति और विचारधाराओं की खींचतान, क्या सचमुच में विश्वविद्यालय जो शिक्षा नीति है, शिक्षा पद्धति है, उनकी असल आत्मा को दबा रही है, या फिर इसमें इसका कुछ योगदान भी है? ये एक बात जो मैं कहता हूं, हमने पूर्णतः इस बात को तो कभी विद्यार्थी परिषद के अंदर हमने महसूस नहीं किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं जब से जुड़ा हूं और आज तक और एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम भी किया, पर मैंने कभी नहीं पूछा, किसी ने मुझसे मेरी जाति पूछी। मैं एक उदाहरण भी बताता हूँ, फिर मैं कैंपस के विषय पे आता हूँ। अभी आदरणीय परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने एक विषय भी कहा कि यशवंतराव केलकर जी का एक उदाहरण बताया था, वो वही उदाहरण मैं आपसे भी साझा करता हूँ। मुंबई में अनुसूचित जनजाति का एक कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और उसके अंदर जो समाज को तोड़ने वाली ताकत है, इस प्रकार के विचारधारा रखने वाले लोगों ने उसको भड़का दिया और कहा कि तुम तो अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता हो, तुम्हारे साथ उस संगठन में तो बड़ा बुरा व्यवहार होगा, तुमसे सिर्फ झाड़ू पोछा लगाया जाएगा, तुम ऐसा करो कि मत जाओ। उसके मन में प्रश्न आया कि मैं यशवंतराव केलकर जी से बात करता हूँ, मैं जाता हूँ, उससे ये जिज्ञासा पूरी करूंगा। वो बड़ी भरी धूप में उनके घर आया, दरवाजा खटखटाया, यशवंतराव केलकर जी घर पे थे, उन्होंने खोला और बड़ा आश्चर्य से देखा कि इतनी धूप का समय था, महाराष्ट्र की गर्मी आप जानते हैं जी। तो वो सारी चीजें जब वो आया, उस कार्यकर्ता को देखा, तो उन्होंने कहा कि अरे आप इतने धूप में कैसे आए, क्या हुआ, कुछ विशेष है? कहा मुझे सर आपसे बात करनी है, कुछ बैठना। तो कहा कि ठीक है अंदर आइए। और उसने आते ही कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा कि किचन में जाओ, पानी पी लेना और एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। उसके मन का जितना विमर्श था, जो भी वो सोच कर आया था, या जिसने जो भी उसके दिमाग में एक भ्रम भरा था, वो भ्रम से उसी व्यवहार से टूट गया। विद्यार्थी परिषद जैसे अलौकिक संगठन में इसको कहता हूं, भगवदीय संगठन कहता हूं। मैं कभी कभी अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि कलयुग का प्रभाव बाकी सब जगह बहुत चरम सीमा पे है, कि विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन ही है, संघ के ऐसे ही संगठन है जिसमें कलयुग का प्रभाव थोड़ा कम है, होगा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, और कम है, ज्यादा नहीं। और इसलिए कहते हैं कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का, वो मैंने महसूस किया। दूसरी रही बात कैंपस की, तो विद्यार्थी परिषद ने शुरुआत से ही विरोध किया कि कैंपस शिक्षा के केंद्र हो, कैंपस समाज परिवर्तन का केंद्र हो, कैंपस राष्ट्र निर्माण का केंद्र हो, कैंपस रचनात्मकता का एक प्रयोगशाला हो। उस आनंदमय सार्थक कैंपस की मैं बात कर रहा हूं। और उस फैक्ट्री से निकलने वाला जो प्रोडक्ट है, जिसको विद्यार्थी कहे, वो 10 दिशाओं में जाए। हमारे गीत में भी है कि 10 दिशाओं में जाए, दल बादल से सा जाए, उमड़ गुमड़ पर इस धरती को नंदनवन सा महकाए। जिस भारत को भी, इस राष्ट्र को भी नंदनवन सा महकाए। ऐसा विद्यार्थी, इसी विचार का हमने विरोध किया। अधिकतर देखिए भारत में एक विमर्श बना है, जो पाश्चात्य की संस्कृति है उसके विषय पे हमेशा कहा है कि वेस्ट इज बेस्ट। तो भैया पश्चिम कैसे बेस्ट हो सकता है? मैं एक दिन हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है मुकुल कानिटकर जी, मैं उनका एक विषय सुन रहा था।
उस विषय पे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे, कन्याकुमारी के इस पे, और वहां विवेकानंद स्मारक शिला का जो काम चल रहा था, वो उस विषय पे वहां जब उनका दायित्व था विवेकानंद स्मारक शिला में, तो तब वो वहां के स्थपतिक आचार्य से मिले, शिल्पी से, तो वो पत्थर के अंदर कुछ इस प्रकार से चेक कर रहे थे। तो जो वरिष्ठ शिल्पी थे वो आए और उन्होंने कहा कि इस आदि एक्चुअली वो जो मूर्ति थी वो शेर की थी, शेर की मूर्ति अप्रोक्स बन चुकी थी, जो पीछे का भाग था पूंछ में बैठे हुए शेर का, वो भाग बनाना बाकी था। तो जो उनके सीनियर शिल्पी थे वो आए और उन्होंने चेक किया कुछ और कहते हैं कि इस मूर्ति, इस पत्थर में ये मूर्ति नहीं बन सकती। तो बोले कि आई वाज शॉक्ड, भाई इतनी सुंदर इतनी अच्छी मूर्ति बन गई तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर स्त्रीलिंगी है और जिस शेर की हम प्रतिमा बना रहे हैं वो पुल्लिंगी है। दूसरा कहा कि तामसी पत्थर है, उसमें रजगुण नहीं है, तमगुण का पत्थर है। तो बोले और मेरा दिमाग हिल गया, ये क्या है। भारत की शिक्षा पद्धति में वो वैज्ञानिकता थी और उन्होंने मुझे बताया, बोले कि कैसे प्राण चेक करते हैं। जिस भारत के अंदर पत्थर में भी प्राण है उसकी शिक्षा है, और प्राण ही नहीं उसके अंदर कौन सा गुण है, कौन से लिंग है, ये तक जानते हैं। उस भारत के अंदर आज कैंपसों की व्यवस्था ऐसी कैसी। इसलिए मैं कहता हूं, और हमने अधिकतर शिक्षा जो प्रणाली के विषय पे कहा भी कि जो 1835-36 का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले का ऑन द रिकॉर्डेड भाषण भी है, उसने अपने पिता को पत्र लिखा, उस विषय पे भी आप जा सकते हैं। उसने कहा कि यदि भारत पे राज करना है, भारत को यदि हमको अपने कब्जे में लेना है, तो सबसे पहले इसकी शिक्षा पद्धति को तोड़ना होगा। वो शिक्षा पद्धति कौन सी थी? गुरुकुल की पद्धति थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो लोग कहते हैं ना कि जंगलों के अंदर, इसी छत्तीसगढ़ के अंदर ये वनवासी क्षेत्र है, ये गिरिवासी क्षेत्र है, ये जनजातीय क्षेत्र है, जिस क्षेत्रों के अंदर कहते हैं कि जंगलों के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल है। तो मैं उन मूर्खों को कहना चाहता हूं, जो हमारी जीवन प्रणाली थी, जो प्राचीन सभ्यताएं थी, उसके अंदर जो जंगल थे वो शिक्षा का केंद्र था जी, जो ग्राम थे वो उत्पाद का केंद्र था, और जो शहर थे वहां से क्रय होता था। और मैं अधिकतर कहता हूं कि असेंबली के माध्यम से स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट हमारी विकासात्मक गतिविधि है, उस विद्यार्थी परिषद ने अनुभूति का कार्यक्रम भी तय किया है। उस अनुभूति के कार्यक्रम में ये हमने अनुभव कराया विद्यार्थियों को कि आप 25% ये जो आप जिसको कहते हो कि मशीनी युग, और जिसको कहा कि डिजिटलाइजेशन, या उस क्या कहेंगे उसको, सफलता के आधार पर या उस मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर जो 80% गांव की आत्मा है भारत जी, भारत की जो आत्मा एक गांव है, कृषि है, सिर्फ उसको आप विकसित नहीं कर सकते। इसीलिए 25% के अलावा जो 80-75% नहीं दिखता है, आत्मा दिखती है क्या व्यक्ति के शरीर में, पर होती है, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। तो भारत का जो विकसित स्वरूप है, और इस देश के पंतप्रधान ने तो 2047 का विकसित भारत का एक लक्ष्य भी रखा है, मुझे लगता है कि उस चीज को समझने की आवश्यकता है। और विद्यार्थी परिषद का तो शुरुआत से ही ये कहना रहा है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चाह रहना है। और इसलिए मैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता, ये सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, इस देश के अमूल्य निधि है जी, जो इस देश की रचना भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए भी इस घोर कलयुग में अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है। ऐसा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आपके जीवन के सबसे सार्थक संघर्ष कौन से रहे, और उन संघर्षों से आपने क्या सीखा, जो आप बताना चाहें आज? फिर आप संघर्ष की बात कर रहे हो और उस पर भी सार्थकता लगा रहे। मेरे जीवन का सार्थक संघर्ष यही है कि मैं आपको सार्थक संघर्ष, मैंने आपकी बातों से ही प्रभावित होकर संघर्ष की सार्थकता को देख ऐसा है, मुझे लगता है कि सार्थक संघर्ष कुछ नया विषय जी। मैंने अधिकतर कहा है कि विद्यार्थी परिषद का हर एक विषय, विद्यार्थी परिषद का हर एक विजन, मिशन और एक्शन, और उससे मिलने वाला परिणाम, उसकी सफलता, ये हमेशा सार्थक हुई। चाहे हमने विद्यार्थी परिषद में भ्रष्टाचार, शिक्षा के भ्रष्टाचार के विषय पे बात की होगी, आज भी उस सार्थकता की ओर है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा, IKS जैसा विषय इस भारत के अंदर चाहा, वो मैंने महसूस किया है। आज भी अब विद्यार्थी गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि भारत देश हमारा है, और ये किसी के द्वारा बनाया या किसी ने बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके लाया हुआ देश नहीं, ये प्राचीन देश है। और मेरी जो बात करूं कि मैं विद्यार्थी परिषद को धन्य मानता हूं, मेरा जीवन पूर्णकालिक जीवन है। संघर्ष तो ऐसा है कि अब वो आदत हो गई है कि बिना संघर्ष के नींद नहीं आती।
मैं महाकौशल प्रांत मध्य प्रदेश में सतना में संगठन मंत्री था, तब वहाँ के संघ कार्यालय पे रहता था और वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि वहाँ जो प्रचारकों का स्वभाव था वो थोड़ा कड़क था। तो शुरुआत में जब नया नया पूर्णकालिक निकला तो मुझे थोड़ा डर लगता था कि ऐसे कैसे, मैंने भोजन भी मांग के खाना, कार्यकर्ताओं के घर के लिए जाना और उनको बातचीत करना, तो स्वभाव नहीं था क्योंकि स्टूडेंट लीडरशिप से आकर के पूर्णकालिक जीवन में रहना थोड़ा कठिन हो जाता और धीरे 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 सीखने का स्वभाव आया। एक्चुअली मैं आपको एक मतलब मेरे जीवन की संघर्ष की कहानी भी बताता हूँ और वो मेरे जीवन के लिए आभार है विद्यार्थी परिषद का, और हर एक कार्यकर्ता को मैं कहता हूँ। मेरी माताजी का देहांत 2012 में हुआ। 2013-14 तक मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा विक्षिप्त प्रकार का हो गया था, यानी सोचना समझना नहीं, चिड़चिड़ा स्वभाव, ये सारी चीजें आ गई। जब विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव लगा हुआ 13-14 के बाद से, तो उस समय के कार्यकर्ता अपने घर लेके जाते थे और जब पूर्णकालिक निकला तो स्वाभाविक बात है कि मेरा भोजन घर घर होता है। कल मैं आपके घर भी गया जी। मैं अधिकतर ऐसे माताओं को मैं देखता हूँ और विद्यार्थी परिषद वो धन्य संगठन है जिसके कारण मुझे मातृत्व का लाड़ दुलार वो वात्सल्य फिर मिल रहा है। मैं हर घर घर जाता हूँ, एक माँ मेरे सर पे हाथ रखने वाली, मेरी चिंता करने वाली, वो एक माँ मेरे घर हर घर में खड़ी होती है। कई लोग मुझे कहते हैं कि अपना घर द्वार छोड़ करके ये क्या फकीरों का जीवन है। मैं कहता हूँ मैं गरीब नहीं हो रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो बड़े परिवार की ओर जा रहा हूँ। मेरे परिवार में 4-5 लोग हो सकते हैं, पर अब मेरे विद्यार्थी परिषद के परिवार में करोड़ों करोड़ लोग हैं और विद्यार्थी परिषद को मैं जीवन तक आभार हूँ। उसका जो एक ऋण है मेरे, हो सकता है शरीर के छूटने के बाद भी मैं कभी नहीं चुका पाऊँ। और मैं तो कहता हूँ ना कि एक व्यक्ति के जब हम सनातन रूप से देखते हैं तो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और एक होता है मातृ ऋण जी। तो मैं कहता हूँ कि इस विद्यार्थी परिषद का भी मुझे संगठन का ऋण रहेगा मेरे जीवन का, कि जो ये मातृत्व का प्रेम वत्सलता जो मुझे संगठन से मिल रही है उसका कोई मोल नहीं है जी, उसका कोई मोल नहीं। ये सब कुछ देने वाला है, ये महसूस करने वाली चीज है, इसके सामने क्या धन दौलत और क्या सारी चीजें। और मेरे इस जर्नी में जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, जिस जीवन में मैं सीख रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो मैंने कई ऐसे संघ के ऐसे वरिष्ठ स्वयंसेवकों को देखा है। अंतिम समय में मेरे जीवन की घटना भी एक वरिष्ठ स्वयंसेवक थे। अंतिम समय में जब उनको मिलने गया, वो अंतिम समय में मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि दादा अपने एक जीवन के 106 वर्ष के वो बड़े प्रतापी ध्येयनिष्ठ स्वयंसेवक थे और जैसे एक साधु की गति होती है वैसे उनके शरीर की गति और एकदम वो रहा, दिव्य तेज रहा उनके शरीर में अंतिम समय में। तो अंतिम में वो मैं जब उनसे क्या था कि उनकी स्मृति चली गई थी। एक्चुअली वो जो एक होता है कि जाने के लिए जब एक व्यक्ति होता है तो सारी चीजें कहते हैं कि जो हमारे रिश्ते, जो धरातल के, जो इस पृथ्वी के रिश्ते हैं वो सब छूट जाते हैं। एक ही रिश्ता होता है भगवान की ओर जाने का। और मैंने क्या कहा ना कि ये जो संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये ईश्वरीय कार्य है, वो मैंने उस दिन महसूस किया। मैंने वो सारी चीजें महसूस की जो एक स्वयंसेवक जीता है और अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया कि हमको बहुत कुछ पाना है। उस दिन से मेरे जीवन में सीखने की और समझने की जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि मैं संघ कार्यालय से आया हूँ, मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। तो वो समझ नहीं रहे थे, बार बार भूल रहे थे और चिल्ला रहे थे कि मुझे लेके जा, मुझे जल्दी, मुझे मरना है, ऐसे करके। तो मुझे ठीक नहीं लगा। तो घर वाले परेशान थे कि अंतिम समय आ रहा है और प्राण नहीं छूट रहे, हो सकता है इस कारण। मैंने उनसे कहा कि दादा आपने तो अपने जीवन के 105 वसंत पूरे कर लिए, अब तो धराधाम को जाइए और हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम भारत माता के चरणों में और अच्छे से काम करें। तो मेरा हाथ पकड़ के कहते कि तू स्वयंसेवक है ना, तू विस्तारक है ना, तू मेरी समस्या नहीं समझ सकता क्या? तू मेरी दुविधा को, मेरे दुख को नहीं समझ सकता? मैं उस ईश्वर से इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लेकर के जा, कि फिर मैं जल्दी आऊं, संघ के उस भगवा ध्वज के सामने फिर से प्रणाम करूं और फिर से प्रार्थना करके संघ के दायित्व के साथ ईश्वरीय कार्य करूं। मेरे आंख से आंसू निकल गए। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने प्राण, अपना जीवन का आहूत किया है सिर्फ इस राष्ट्र के लिए, इस पुण्य भूमि, वत्सलमय भूमि भारत माता के लिए। तो मुझे लगता है कि संघर्ष तो नहीं होता, जब संघर्ष की आदत हो जाती है ना, वो जीवन का सुख हो जाता है और यही सुख सार्थकता है। ये मेरा आज अच्छी सार्थक लंबी बातचीत रही, जिसमें आज
अमित भैया से हमें बहुत सारी बातें जानने को मिली। आज के हमारे मेहमान थे श्री अमित भैया जी। मेरा नाम शाश्वत शुक्ला है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।